हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए स्टैटिक जीके और जीएस का एक न्यू वीडियो, जो कि आपके मोस्ट सिलेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चंस के ऊपर बेस होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो कि आप लोगों को दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह पहली मिसाइल है जो कि भारत में विकसित की गई है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं आकाश, पृथ्वी, त्रिशूल या फिर अग्नि। तो दोस्तों, कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी। देखिए, पृथ्वी जो है वह पहली मिसाइल है जो कि भारत में विकसित की गई है, और ये जो है सरफेस टू सरफेस यानी कि जमीन से जमीन पर मार करने वाली कम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर आपके पास क्वेश्चन है कि 1556 ईस्वी में जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, ये इनमें से किसके बीच में लड़ा गया था। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि पानीपत के जो है टोटल 3 युद्ध हुए हैं, जिसमें कि पहला युद्ध जो है वो आपके 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, और वो जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। और जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था वो आपके 5 नवंबर 1556 को हुआ था, और ये जो है आपके अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। और जो दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था वो आपके 14 जनवरी 1761 को हुआ था, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर चीजें समझ में आई होगी। और हाँ दोस्तों, आज जो है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर एक्स और वाई ग्रुप की वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप लोग जो है एयरफोर्स एग्जाम की जो है प्रॉपर गाइडेंस के साथ में तैयारी करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग जो है अनअकैडमी के ध्रुव बैच के अंदर इनरोल कर सकते हैं, जो कि आपका एक कंप्लीट बैच कोर्स होने वाला है एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। और ये जो है आपके 13 अक्टूबर से लाइव हो चुका है। डिफेंस के इन टॉप एजुकेटर्स के द्वारा दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, जिससे कि सिलेक्शन के चांसेस आपके काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इस बैच के अंदर आप लोग इनरोल कर सकते हो। इसकी लिंक आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके अलावा अगर आप लोग कोस्ट गार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आप लोग जो है हमारी अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस में आ सकते हो, जिससे कि आप लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, स्पेशल मॉक टेस्ट और जो मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस है उनको अटेंड कर सकते हो। ठीक है, और अपना एग्जाम का जो लेवल है और साथ ही जो अपनी प्रिपरेशन है उसको आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों 27 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक ये हमारी स्पेशल क्लासेस चलेंगी, जो कि शाम को 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक होंगी। ठीक है, जिसमें कि दोस्तों हमारी क्लास जो है वो रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक होती है। तो दोस्तों इस क्लास में इनरोल करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसके लिए दोस्तों आप लोगों को एक रेफरल कोड यूज में लेना होगा। तो दोस्तों रेफरल कोड जो है आपको यहाँ पर यूज में लेना है डिफेंस पॉइंट। इसके बिना दोस्तों आप लोग जो है क्लास को अनलॉक नहीं कर पाओगे, तो आप लोगों को यहाँ पर रेफरल कोड जरूर से यूज में ले लेना है। और दोस्तों सभी क्लासेस की लिंक मैं आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा जो ध्रुव बैच है उसकी भी जो लिंक है वो मैं आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि आप लोग बिना किसी प्रॉब्लम के इनरोल आसानी से कर पाओगे। इसके अलावा आप लोग जो है हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को क्लासेस की लिंक और जो कम्युनिटी फीचर्स है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आप लोग किसी भी प्लस कोर्स में इनरोल करते हो तो डिफेंस पॉइंट यूट कोड को यूज में जरूर से लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए प्रश्न संख्या 3, और यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि 10 रुपए के नोट पर जो है किसका हस्ताक्षर होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं वित्त सचिव, वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर या फिर भारत के राष्ट्रपति। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आरबीआई गवर्नर। देखिए दोस्तों 10 रुपए के नोट के ऊपर जो है जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, और एक चीज आप लोग याद रखेंगे कि आरबीआई के पास में जो है 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी जो नोट होते हैं ना उनको जारी करने का अधिकार होता है, और उनके ऊपर जो हस्ताक्षर होते हैं वो भी आपके आरबीआई गवर्नर के ही होते हैं। जबकि जो 1 रुपए का नोट होता है ना वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, और उसके ऊपर जो है वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। अब देखिए अगला प्रश्न जो कि दिया हुआ है कि संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन है
ये कब हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन है ये आपके 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 दिसंबर 1946। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अब देखिए प्रश्न संख्या 5। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि सन 1915-16 में जो है किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई। ठीक है, तो देखिए आपके पास ऑप्शंस हैं एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, ऑप्शन डी तिलक और लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी तिलक और विपिन चंद्र पाल, या ऑप्शन डी तिलक और अरविंदो घोष। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए भारत में जो है होम रूल लीग की स्थापना का प्रयास जो है वो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, 1916 में जो है तिलक ने और सितंबर 1916 में जो है आपके एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो ये पॉइंट्स आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसके अलावा दोस्तों एक चीज यहाँ से और ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वो भी जो है एग्जाम में पूछी जाती है। तो याद रखेंगे कि एनी बेसेंट जो है वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है ना। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न जो कि है आपके पास में कि करो या मरो का जो नारा है ये किसने दिया था। ठीक है, और इससे भी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये जो करो और मरो का नारा है ये कौन से आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए करो या मरो का जो नारा है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था तो आप लोगों को पता ही है 1942 में। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन को दोस्तों अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो है 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। तो ये पॉइंट भी जो है काफी बार एग्जाम में आता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए प्रश्न संख्या 7, और ये क्वेश्चन भी दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी पीछे भी काफी बार करवा रखा है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसीलिए जो है मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल या फिर केरल। तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके आसाम में स्थित है और यहाँ पर जो है एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए ये जो है आपके फेमस है। तो एक सींग वाले गेंडे कहाँ पर पाए जाते हैं तो याद रखिएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। बाकी दोस्तों आपके मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है तो आप लोगों को पता ही है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके मध्य प्रदेश में है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में आपके सुंदरवन है ही। ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है। और जो केरल है, ठीक है, तो केरल में कौन सा हो जाएगा तो केरल के अंदर हो जाएगा पेरियार। ठीक है, पेरियार नेशनल पार्क जो है ये आपके केरल के अंदर स्थित है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों भारतीय इतिहास में जो धन्वंतरी है ना ये आपके एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, जो कि गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के मतलब कि दरबार में रहते थे। ठीक है, और ये मतलब कि शल्य क्रिया और प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी, जिसमें कि आपको दिया हुआ है कि धन्वंतरी जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली जो इंडिका पुस्तक है, ठीक है, तो इसके लेखक कौन है। तो ये आपको पता है कि आपके आईसीजी और एयरफोर्स और साथ ही नेवी एमआर का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है। तो आपके पास में ऑप्शंस हैं मेगास्थनीज, फाइयान, हेनसांग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को विदेशी यात्री और उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में बता देता हूं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं। तो मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली जो इंडिका पुस्तक है इसके लेखक हैं आपके मेगास्थनीज। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंडिका मेगास्थनीज। बाकी दोस्तों फाइयान जो है ये आप लोगों को पता ही होगा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों हेनसांग जो कि आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और इसकी भी एक पुस्तक थी सी यू की। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे।
इसके अलावा दोस्तों मौर्य काल के समय में ही जो है एक और पुस्तक लिखी गई थी अर्थशास्त्र, जो कि चंद्रगुप्त के गुरु और साथ ही जो है उनके राजमंत्री जो थे चाणक्य, उनके द्वारा लिखी गई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन जो है ये किस वर्ष भारत में पहली बार आया था। ठीक है, तो दोस्तों साइमन कमीशन का जो गठन है ये 1927 में किया गया था, और इस कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन साइमन थे। ठीक है, और इस कमीशन के सभी सदस्य जो है ना वो ब्रिटिश सदस्य थे, तो इसी वजह से जो है भारत में इसका मतलब कि विरोध भी किया गया था, और साइमन गो बैक के नारे लगा करके जो है जुलूस भी निकाला गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए गठन तो जो हुआ था ना वो आपके 1927 में हुआ था साइमन कमीशन का, लेकिन ये भारत कब आया था, तो ये भारत आया था फरवरी 1928 में। अब देखिए अगला प्रश्न जो कि आपको दिया हुआ है कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य जो है इसको जो है अन्य नाम क्या है। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन है आपके पास में कि भैंसोवड़गढ़ अभ्यारण्य, दर्रा अभ्यारण्य, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान या फिर घाट प्रभा अभ्यारण्य। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए भरतपुर में स्थित जो पक्षी अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान का जो अन्य नाम है वो आपके है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो कि आपके राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। अब देखिए प्रश्न संख्या 12, और यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य जो है ये हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं धमाल, खोरिया, झूमर या फिर जमारा। तो यहाँ पर इन ऑप्शंस को देखा जाए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जमारा। देखिए धमाल, खोरिया और झूमर ये तीनों जो है ना मतलब कि हरियाणा राज्य के लोक नृत्य है, जबकि ये आपके जो जमारा है, ठीक है, ये जमारा जो है ना ये आपके एमपी का लोक नृत्य है। ठीक है ना, यानी कि मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। देखिएगा प्रश्न संख्या 13, और यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है, यानी कि साउथर्न हेमिस्फीयर का जो शॉर्टेस्ट डे है वो कब होता है। तो ऑप्शन है आपके पास में 22 दिसंबर, 21 जून, 21 मार्च या फिर 23 सितंबर। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 जून। देखिए 21 जून की स्थिति को जो है ना मतलब कि कर्क संक्रांति बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस दिन मतलब कि सूर्य जो है ना ये कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, और इसी कारण से जो है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में जो है दिन की लंबाई सबसे अधिक होती है। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे छोटा दिन इसी दिन होता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 14, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द इंडिया। तो आपके पास ऑप्शंस हैं जोग जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, राकिम कुंड जलप्रपात या फिर केवटी जलप्रपात। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये आपके कुंचिकल जलप्रपात है, जो कि आपके 455 मीटर ठीक है ऊंचा है। ठीक है, 455 मीटर। और दोस्तों ये जो है ना मतलब कि कर्नाटक में है और वराही नदी के ऊपर स्थित है। कौन सी नदी के ऊपर, तो याद रखेंगे कि ये जो है आपके वराही नदी के ऊपर स्थित है और कर्नाटक राज्य में पड़ता है। बाकी अगर देखा जाए तो जोग जलप्रपात जो है ना ये आपके कर्नाटक में शरावती नदी के ऊपर पड़ता है। ठीक है, कौन सी नदी के ऊपर, शरावती नदी के ऊपर पड़ता है कर्नाटक में, और ये जो है आपके 253 मीटर ऊंचा है। अब देखिए प्रश्न संख्या 15, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो है पर्वतीय दर्रे और राज्यों के नाम दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पे सही मिलान करना है और देखना है कि कौन सा सही नहीं है। तो अगर दोस्तों इन ऑप्शंस को देखा जाए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर देखिए नाथुला का संबंध जो है वो मेघालय राज्य के साथ में दिया हुआ है, जबकि हम जानते हैं कि नाथुला जो है ये आपके सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पहले भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो याद रखिएगा कि नाथुल्ला जो है ये आपके सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 16, और यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो यहाँ पर देखिए विश्व का जो है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत पूछा जा रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व का जो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है ना ये आपके दक्षिण अमेरिका का जो माउंट कोटोपैक्सी है वो है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माउंट कोटोपैक्सी। और अगर पूछ लिया जाता कि निष्क्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, ये तो मैंने आपको सक्रिय ज्वालामुखी बताया है। ठीक है,
और दोस्तों अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता कि निष्क्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो याद रखते कि मतलब कि एकांकागुआ जो है ना, जो कि आपके दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है, वो जो है आपके सबसे बड़ा निष्क्रिय ज्वालामुखी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 17। यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी द्वीप है ये कौन सा है, ठीक है। तो भारत का ज्वालामुखी द्वीप की अगर लेकर बात की जाए तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेरन द्वीप। देखिए बेरन द्वीप जो है ना, ये बंगाल की खाड़ी के अंडमान निकोबार में जो है पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है। और ये जो है दक्षिण एशिया का मतलब कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, और यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि ब्लैक होल की जानकारी जो है ये सबसे पहले किसने दी थी। तो सबसे पहले ब्लैक होल के बारे में किसने बताया ये बताना है। तो ऑप्शन है हरमान बांडी, ऑप्शन बी मेघनाथ साहा, ऑप्शन सी एस चंद्रशेखर, या ऑप्शन डी जेवी नरलिरकर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस चंद्रशेखर ने जो है सबसे पहले ब्लैक होल के बारे में बताया था। और अगर बात करें कि ब्लैक होल क्या होता है, तो दोस्तों ब्लैक होल जो है ना, ये एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना ज्यादा मजबूत होता है, यानी कि इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी जो है इसके खिंचाव से नहीं बच सकता, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ पर दोस्तों आपके पास में क्वेश्चन है कि भारत के जो है निम्न राज्यों में से किसे जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चीनी का कटोरा जो है भारत के कौन से राज्य को कहा जाता है। तो आपके पास में ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या फिर हरियाणा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। देखिए भारत में जो है उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाता कि विश्व में जो है कौन से देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो याद रखेंगे आप लोग कि क्यूबा देश को जो है आपके विश्व में चीनी का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इनको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 20, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ नृत्यों के नाम दिए गए हैं और सामने जो है राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो आपको चेक करके बताना है कि कौन सा पेयर गलत है। तो अगर देखा जाए तो बिहू जो है आसाम से रिलेटेड है, सही बात है। पोंगल जो है ये आपके हो जाएगा तमिलनाडु से, ठीक है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है। और बैसाखी भी जो है आपके पंजाब से रिलेटेड है, तो ये भी सही है। लेकिन दोस्तों ओणम जो है ये आपके आंध्र प्रदेश से रिलेटेड नहीं होगा। हम जानते हैं कि ओणम जो है ना ये आपके केरल का होता है, ठीक है, ये आपके केरल से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, जैसा कि हमारे हर वीडियो में रहता ही है। तो आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन है कि संसार का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है, यानी कि द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शन हैं कालाहारी, गोबी, सहारा या फिर थार। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों आज शाम को 8 बजे अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि टॉप लेवल के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, जो कि आपके कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।